हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी कुछ मंथ पहले, तो वो अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 37 तक रुक गई थी। उसके बाद वो सीरीज कंटिन्यू नहीं करी थी, लेकिन आज फिर से हम उस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 38 से लेकर के सेक्शन नंबर 43। लेकिन अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप बाकी वीडियोस पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 38 की, दैट इज ऑल एम्प्लॉयज टू बी इंश्योर्ड। फ्रेंड्स, ये सेक्शन पता क्या कहता है? कहते हैं मान करके चलिए ये पिंकू, टिंकू, चिंकू, ये ना 3 एम्प्लॉयज हैं जो कि ये फैक्ट्री में काम करते हैं। दरअसल ये तीनों जिस फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उस फैक्ट्री के ऊपर ना एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू है। तो कहते ऐसे एम्प्लॉयज जो किसी भी ऐसी फैक्ट्री, इस्टेब्लिशमेंट या ऑफिस में काम करते हैं जिसके ऊपर ESI एक्ट लागू है, उन लोगों का इंश्योरेंस होना कंपल्सरी है। हाँ जी, और इन्हें जो इंश्योरेंस इनका किया जाएगा ना फ्रेंड्स, वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर होगा। इस इंश्योरेंस में इन लोगों को क्या है, मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी एंड अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि कोई भी वर्कर अगर किसी ऐसी फैक्ट्री, इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है जिसके ऊपर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू है, तो फिर उन वर्कर्स का जो इंश्योरेंस करवाना बहुत ही जरूरी है, वो एक नेसेसरी है। सो आई होप आप सभी को ये सेक्शन क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 39, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशंस। फ्रेंड्स, इसका सब सेक्शन 1 पता क्या कहता है? कहते देखो, सेक्शन 38 में हमें ये तो देख लिया कि वर्कर जो भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें क्या है, उनका इंश्योरेंस किया जाएगा। लेकिन वो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो पैसा है, वो कहते कॉन्ट्रीब्यूशन देगा कौन? तो कह रहे हैं कि 2 लोग देते हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। लेकिन ये दोनों ने जो पैसा, जो कंट्रीब्यूशन दिया है इंश्योरेंस के लिए, वो पैसा जाएगा किसके पास? तो कहते एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को वो पैसा दिया जाएगा। मतलब आधा पैसा क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और आधा क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, और वो फिर वो पैसा क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दे दिया जाएगा। ये समझ गए आप इसका सबसेक्शन 1? ओके, अब सबसेक्शन 2 सुनो। लेकिन एम्प्लॉयर कितने परसेंट देगा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कितने परसेंट देगा कंट्रीब्यूशन, ये कौन तय करेगा? तो सुनो, कहते जो कंट्रीब्यूशन का रेट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना रेट पे किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, वो ये है कि 1989 का जो अमेंडमेंट वाला एक्ट था ना, उससे ज्यादा रेट नहीं होने चाहिए। मतलब 1989 से पहले जो रेट थे ना कंट्रीब्यूशन के, उस रेट से ज्यादा रेट आप नहीं रख सकते। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रेट डिसाइड तो कर सकती है, लेकिन एक फिक्स्ड लिमिट के अंदर ही। एग्जांपल सुनो, मान करके चलिए 1989 से पहले क्या था, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का रेट था 4% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉयर का रेट हमने देखा 1989 से पहले कितना था फ्रेंड्स, बोलो। हाँ जी, 4% था। एम्प्लॉय का कितना था, 1% रेट था। अब मान करके चलो 1989 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एम्प्लॉयर के रेट को 4 की जगह अब 5 कर दिया और एम्प्लॉय के रेट को 1 की बजाय 2 कर दिया। मुझे जरा आप लोग बताओ, क्या ये जो न्यू रेट्स अभी रखे हैं, 4 से 5 हो गए एम्प्लॉयर का और 1 से 2 हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का रेट, मुझे आप लोग बताइए, क्या ये जो रेट 5 और 2 हुए हैं, ये अलाउड किए जाएंगे या नहीं? अगर आप लोगों का आंसर है नहीं, तो वेरी गुड। हाँ जी, क्योंकि अभी अभी हमने क्या समझा कि 1989 से पहले जो रेट थे कंट्रीब्यूशन से, उससे ज्यादा रेट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय नहीं कर सकती। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए, जैसा कि हमने देखा 1989 से पहले एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का रेट था 4% और एम्प्लॉय का था 1%। अब मान करके चलिए गवर्नमेंट ने जो न्यू रेट डिसाइड कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयर का 3% है और एम्प्लॉय का 1 ही है। क्या ये रेट अलाउड किए जाएंगे, बताइए? अगर आप लोग कह रहे हैं यस, तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो रेट है वो पहले वाले रेट से ज्यादा नहीं है।
सो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कंट्रीब्यूशन का जो रेट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन 1989 से पहले वाले जो रेट है उससे ज्यादा रेट वो तय नहीं कर सकती है। सो इज इट क्लियर टू ऑल फ्रेंड्स? गुड। नाउ अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 3 के बारे में। इसको ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। सबसेक्शन 3 पता क्या कहता है? कहते हैं वो जो कंट्रीब्यूशन है ना, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, वो पे और कैलकुलेट किस बेसिस पे किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे पता क्या कहते हैं, एम्प्लॉय का जो वेज पीरियड है ना उसे ही एक मेन यूनिट मान लिया जाएगा, जिसके बेसिस पे क्या है उनका ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेट और पे किया जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे वेज पीरियड का मतलब क्या है। वेज पीरियड का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर किसी एम्प्लॉय को क्या है मंथली सैलरी मिलती है तो उसको मंथली बेसिस पे उसके कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट और पे किया जाएगा। अगर किसी को डेली मिलती है, अगर किसी को वीकली मिलती है, तो उस हिसाब से ही उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैलकुलेट और पे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए फ्रेंड्स, ये जो है पिंकू, ये क्या है इस फैक्ट्री में काम करता है और इसको ना हर महीने हर मंथ क्या है 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। मतलब इसकी सैलरी पर मंथ ₹10,000 है। हमने ऑलरेडी ये बात समझ ली है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मान करके चलिए एम्प्लॉयर का रेट है कंट्रीब्यूशन का 3% एंड एम्प्लॉय का है 1%। जब हमने इसके सैलरी के साथ कंट्रीब्यूशन रेट को यूज करते हुए कैलकुलेट करा तो एम्प्लॉयर पे करेगा 300 रुपीज एंड एम्प्लॉय करेगा 100 रुपीज। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के अमाउंट को जब हमने टोटल कर दिया तो वो बन गया 400 पर मंथ। मतलब यहाँ पे जो ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो किया जाएगा वो इसका पर मंथ किया जाएगा। हर महीने इसका कंट्रीब्यूशन का पैसा कितना जाएगा उस कॉर्पोरेशन में? 400 रुपए। क्यों इसका पर मंथ? क्यों? क्योंकि इससे हर महीने सैलरी मिलती है, इसलिए पिंकू का जो कंट्रीब्यूशन रेट कैलकुलेट किया गया वो मंथली बेसिस पे किया गया है, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन का पैसा जाएगा वो हर महीने जाएगा 400 रुपया। क्लियर? दूसरे एग्जाम्पल देखो। दूसरे एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि ये चिंकू है, इसको फ्रेंड्स वीकली बेसिस पे सैलरी मिलती है। मान करके चलिए हर हफ्ते इसको 2500 रुपए मिलते हैं। अगर मैं इन्हीं रेट्स को यूज करते हुए कैलकुलेशन करती हूँ तो एम्प्लॉयर देगा 75 रुपीज और ये खुद कितना पे करेगा? 25 रुपीज। अब मैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के अमाउंट का जब टोटल करती हूँ तो बनता है 100 रुपीज। यहाँ पे क्योंकि इस चिंकू को हर हफ्ते सैलरी मिलती थी इसलिए इसका जो कैलकुलेशन है वो वीकली बेसिस पे किया गया है, इसलिए जो इसका कंट्रीब्यूशन का रेट जब हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को देंगे तो वो हर हफ्ते दिया जाएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे सबसेक्शन 3 यही कहता है कि यहाँ पे जो कैलकुलेट किया जाता है कंट्रीब्यूशन और जो पे किया जाता है वो एक एम्प्लॉय के वेज पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको मंथली हर महीने सैलरी मिलती है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी हर महीने दिया जाएगा। अगर उसको वीकली मिलती है सैलरी तो हर हफ्ते उसका कंट्रीब्यूशन का पैसा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 4 के बारे में। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले बात पता क्या करी गई है, यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं इसके ड्यू डेट किससे माना गया है। तो ना फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है वेज पीरियड के ऊपर। जो आपका वेज पीरियड है उसके लास्ट डे को ही ड्यू डेट माना जाता है। वेज पीरियड तो आप समझ चुके हो, तो इसलिए अब मुझे आप लोग ही बताओगे। मान करके चलिए एक एम्प्लॉय है, उसको क्या है हर मंथ सैलरी मिलती है, उसको मतलब मंथली बेसिस पे सैलरी मिल रही है। तो मुझे जरा आप लोग बताओ कि यहाँ पर फिर उसकी ड्यू डेट क्या होगी। बिल्कुल ठीक, महीने का लास्ट डे ऑफ द मंथ को ही ड्यू डेट माना जाएगा। अच्छा मुझे बताओ अगर एक एम्प्लॉय को क्या है वीकली बेसिस पे सैलरी मिलती है तो यहाँ पे उसके कंट्रीब्यूशन की ड्यू डेट क्या रहेगी। बिल्कुल ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हफ्ते का आखिरी दिन होगा उसे ही क्या है कंट्रीब्यूशन की ड्यू डेट माना जाता है। तो आई होप आपकी इस सबसेक्शन की सबसे पहली बात समझ गए कि जो भी उस एम्प्लॉय का वेज पीरियड है उसका जो लास्ट डे होगा ना उसे ही कंट्रीब्यूशन देने की ड्यू डेट माना जाएगा। एक ये बात तो आप समझ गए। दूसरी बात, यार मैं बोल रही हूँ एक महीना, अभी मार्च मंथ चल रहा है
तो मतलब 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च को ही मैं पूरा एक मंथ बोलूंगी ना, है ना। लेकिन सपोज करो अगर मैं एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय हूँ और मैं काम पहली तारीख से नहीं, मैंने उस फैक्ट्री को ज्वाइन करा है 10 तारीख से, तो अब मुझे बताइए फिर यहाँ पे मेरा जो ESI कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कब से कैलकुलेट होगा, पहली तारीख से या 10 तारीख से। जिन लोगों का ये जवाब है कि 10 तारीख से, बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे सबसेक्शन में दूसरी बात ये बोली गई है कि अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो क्या है, ज्वाइन करता है किसी भी कंपनी या फैक्ट्री को, लेकिन वो पूरा मंथ काम नहीं कर रहा, तो जब उसने स्टार्ट करा उसी दिन से क्या है, उसका जो ESI कॉन्ट्रीब्यूशन का जो कैलकुलेशन रहेगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, 2 बातें तो समझ गए आप लोग। अब ना तीसरी बात सुनो। अगर मान लो मैं एक फैक्ट्री के एम्प्लॉय हूँ, मैं एक एम्प्लॉयर है A, उसके अंडर भी वर्क कर रही हूँ और एक B एम्प्लॉयर के अंडर भी वर्क कर रही हूँ, मतलब मैं एक ही टाइम पे अपने एक ही वेज पीरियड के दौरान पे 2 एम्प्लॉयर्स के अंडर काम कर रही हूँ। तो अब सुनो, फिर मान करके चलिए एक ये एम्प्लॉयर है जिसके अंडर मैंने 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक काम करा, उसके बाद एक ये एम्प्लॉयर है जिसके अंडर मैंने 16 से 31 मार्च तक काम करा है ना। तो अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे होगी, तो फिर इस एक्ट में जो भी रेगुलेशंस में कहते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे सिनेरियो के लिए जो भी रेगुलेशंस बताई गई हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। इसके अलावा अब ये क्या मुझे बताओ, ये दोनों जो एम्प्लॉयर है, देखो इनके अंडर वर्क मैंने पूरा 1 महीना तो नहीं करा, तो फिर ये लोग किस तरह से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉयर को भी देना है, तो ये किस तरह से कंट्रीब्यूशन देंगे, आपको क्या लगता है? आई नो आप समझ रहे हो, ये लोग अपने अपने पीरियड के हिसाब से क्या है कंट्रीब्यूशन देंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 5 के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी सबसेक्शन 4 में क्या देखा कि ड्यू डेट क्या होती है ना। लेकिन मान करके चलिए फ्रेंड्स, अगर वो ड्यू डेट तो चली गई लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या है कंट्रीब्यूशन पे ही नहीं करा, तब तो फिर ऐसे सिनेरियो में कहते अगर जो एम्प्लॉयर है वो ड्यू डेट तक भी अगर वो नहीं पे करता कंट्रीब्यूशन, तो उसे फिर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाएगा, मिनिमम जो कि 12% होगा पर एनुअम। देखो मिनिमम तो कहते हैं 12% पर एनुअम, तो उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को। क्यों? क्योंकि उसने ड्यू डेट तक भी कंट्रीब्यूशन पे नहीं करा था। लेकिन इसके अलावा अगर रेगुलेशंस में कोई और हायर रेट स्पेसिफाई करा गया है तो वो रेट भी उसके ऊपर लागू हो सकता है, ऐसा इंटरेस्ट। लेकिन वो कहते रेगुलेशंस में जो हायर इंटरेस्ट अभी रेट की हम बात कर रहे हैं ना, वो रेट कहते शेड्यूल बैंक के लैंडिंग रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मान के चलना, ये एज्यूम करो कि हमने देखा कि 12% मिनिमम तो उसे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। मान करके चलिए हाइपोथेटिकली हम एक सिचुएशन ले रहे हैं कि रेगुलेशंस में जो हायर रेट है फ्रेंड्स 15% दिया है, मान लो। अब कहते हैं इसके ऊपर 15% इंटरेस्ट भी लग सकता है, लेकिन सपोज करो शेड्यूल बैंक जो है उसका लैंडिंग रेट है 13%। तो मुझे बताइए रेगुलेशंस में ये जो 15% रेट है, क्या ये शेड्यूल बैंक के लैंडिंग रेट से ज्यादा है, हाँ या ना? हाँ। तो फिर क्या इस बंदे के ऊपर, वो जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर ये हाई रेट 15% जो है वो लगाया जा सकता है? नहीं। क्यों? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो लैंडिंग रेट से ज्यादा है। अच्छा, अब मान करके चलिए लैंडिंग रेट जो है वो 18% है और रेगुलेशंस में जो हाई रेट है वो 15% दिया है। अब मुझे बताइए अगर आप एम्प्लॉयर के ऊपर ये हाई रेट लगाना चाहते हैं तो क्या लगा सकते हैं? हाँ जी। क्यों? यस, क्योंकि ये अब जो रेट है ये बैंक शेड्यूल बैंक के लैंडिंग रेट से कम है। सो आई होप आप ये बात भी समझ गए होंगे। ये जो रेट थे ये हम लोगों ने सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, ठीक, समझाने के लिए। तो ये बात तो आप लोग समझ गए कि अगर कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट तक नहीं दिया तो इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन सपोज करो फ्रेंड्स अगर कोई एम्प्लॉयर क्या है वो इंटरेस्ट भी पे ना करे, तो फिर कहते हैं 2 तरीके हैं उससे उस इंटरेस्ट के पैसे वसूल करने के। कैसे? सबसे पहले तो कहते लैंड रेवेन्यू एरर जैसे रिकवर किया जाता है उस तरीके से या तो रिकवर किया जाएगा, या फिर सेक्शन 45C से लेकर के सेक्शन 45(1) में जो
तरीका बताया गया है उस तरीके से भी क्या है वो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो वसूल किया जा सकता है, मतलब इंटरेस्ट का जो पैसा है वो रिकवर किया जा सकता है। ये भी समझ गए। अच्छा, अभी हमने बात करी थी शेड्यूल बैंक की, तो कहते हैं यहाँ पर शेड्यूल बैंक किसे माना गया है, तो कहते कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के शेड्यूल सेकंड में जो बैंक लिस्टेड है ना उसे ही यहाँ पे शेड्यूल बैंक माना गया है। सो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 39 अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 40, दैट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे पता है ये सबसेक्शन 1 इसका क्या कहता है, कहते हैं जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ना उसकी ना ये जिम्मेवारी बनती है कि पहले वो अपने खुद का एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय के हिस्से का जो भी कंट्रीब्यूशन बनता है ना वो पे करते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं यहाँ पे देखा जाएगा कि वो पर्सन डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या नहीं है। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझना, मान करके चलिए ये पर्सन फ्रेंड्स प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ये जो पर्सन है डायरेक्टली प्रिंसिपल एम्प्लॉय के अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब डायरेक्टली प्रिंसिपल एम्प्लॉय के अंडर वर्क करता है। ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये जो पर्सन है ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, मतलब डायरेक्टली इसके अंडर वर्क वो नहीं करता था। क्लियर। अब ना यहाँ पे इसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो पहले क्या है अपने हिस्से का और एम्प्लॉयज के हिस्से का कंट्रीब्यूशन पे कर दे। लेकिन कहते हैं यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ इसके हिस्से का पे करूंगा क्योंकि ये मेरे अंडर डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है। नहीं, कहते हैं यहाँ पे ये बात मैटर ही नहीं करती कि वो एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टली आपके अंडर एम्प्लॉयड है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है। यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉय की जिम्मेवारी बनती है कि चाहे वर्कर डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या फिर इनडायरेक्टली, वो पहले खुद का एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय दोनों का ही क्या है कंट्रीब्यूशन पे करेगा। लेकिन हाँ, बाद में इसके पास अब ये राइट है कि एम्प्लॉय के हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन पे किया गया है वो उनकी सैलरी से डिडक्ट कर सकता है। तो सबसेक्शन 1 सभी को क्लियर हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। वो पता क्या कहता है, जैसे कि कहते हैं हम ये तो समझ गए कि एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉय का मतलब सैलरी से क्या है डिडक्ट कर सकता है वो अमाउंट जो उसने क्या है कंट्रीब्यूशन के रूप में पे करा है। लेकिन इसमें कहते हैं कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली बात क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉयर फ्रेंड सिर्फ उसी वेज पीरियड के लिए, उसी महीने के लिए अमाउंट डिडक्ट करेगा जिस महीने क्या है वो कंट्रीब्यूशन ड्यू है। इस बात को बड़े ध्यान से एग्जाम्पल के साथ सुनना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। सुनो बड़े ध्यान से। अगर मान करके चलो अब इसको हम एम्प्लॉय मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका एम्प्लॉयर है, ये इसका एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर ने क्या है एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन का हिस्सा था वो पे कर दिया है। मान करके चलिए मंथली बेसिस के हिसाब से इसका क्या है 100 रुपीज बनता था। ये तो आप समझ ही चुके हैं ना कि वेज पीरियड के हिसाब से ही कंट्रीब्यूशन पे किया जाता है, अगर वो मंथली है या वीकली है, इतना तो आप समझ चुके हो ना फ्रेंड्स। हाँ, तो अब सुनो, मान के चलो इसको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है और जो भी वो रेट इंटरेस्ट वगैरह करके कैलकुलेशन करा तो सपोज करो इसका जो है वो हर मंथ का 100 रुपीज बनता है। तो अब सुनो, सपोज करो फ्रेंड्स कि अगस्त महीने में क्या है, अगस्त महीने में इसका जो 100 रुपीज का जो इसके सैलरी से डिडक्ट करना था अमाउंट, वो अमाउंट डिडक्ट करना ये एम्प्लॉयर भूल गया, डिडक्ट नहीं करा। ये एम्प्लॉयर पता क्या सोचता है, कहता ठीक है अगस्त में मैं नहीं कर पाया, एक काम करता हूँ सितंबर में ना कहता अब मैं 200 रुपया काट लेता हूँ। 100 अगस्त का हो गया और 100 सितंबर का हो गया तो 200 रुपया कट कर लेता हूँ। मुझे जरा बताओ आप लोग, क्या ये ठीक है? क्या वो एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है? नहीं, कहते ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे कहते हैं अगस्त महीने का वो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था उसको वो सितंबर के मंथ में एडजस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस महीने वो ड्यू है वो क्या है उसी महीने ही उस कंट्रीब्यूशन को क्या है उसका जो पैसा है वो डिडक्ट कर सकता है। अगस्त में रह गया तो रह गया, ये नहीं अब आप उसको सितंबर में एडजस्ट कर दो, सितंबर में भी भूल गए आप अगस्त सितंबर इकट्ठा अक्टूबर में कर रहे हो। नहीं, हर मंथ का अपने उस मंथ में ही क्या है डिडक्ट कर सकते हो आप अमाउंट, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो।
तो पहली बात आप लोग समझ गए, पहली कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी से वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिडक्ट तो कर सकता है, लेकिन वो उसी मंथ में करेगा, उसी महीने में करेगा जब उसका वेज पीरियड है, जिस टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन ड्यू है। उसको आगे फर्दर वो कहीं और ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान करके चलिए जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि 100 रुपीज बनते हैं इसके पर मंथ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, लेकिन यहाँ पर ये एम्प्लॉयर कहता है काम करता हूं मैं 200 काट लेता हूं, ठीक है, तो क्या ये अलाउड होगा? बिल्कुल भी नहीं। एम्प्लॉयर क्या है, ज्यादा अमाउंट नहीं काट सकता। या मान करके चलो एम्प्लॉयर पता क्या कहता है, इसको कहता है काम करता हूं अब मैं तेरे ना 200 रुपया काट लेता हूं, नेक्स्ट मंथ में तेरा अमाउंट नहीं कट करूंगा, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले देखा ना कि जिस मंथ का पैसा डिडक्ट करना है उसी मंथ में करना है, ठीक उसी तरह से अमाउंट जितना बनता है बस उतना ही आप डिडक्ट कर सकते हो, वो भी क्या है ज्यादा डिडक्ट नहीं किया जा सकता। दो बातें समझ में आ गई फ्रेंड्स। तीसरी बात, अगर सपोज करो ये एम्प्लॉयर कहता है कि 100 रुपीज मैंने तेरे पे कर दी हुई है, 100 रुपीज से काम करता हूं मैं, तेरी सैलरी से नहीं डिडक्ट करता, तू ना मेरे को 100 रुपीज ऐसे कैश पकड़ा दे या मेरे को 100 रुपीज के काम कर चाय पिला दे। नहीं, अब इस तरह से रिकवर नहीं कर सकते। ये एक्ट क्या बोलता है कि अगर उसकी सैलरी जो है, उसकी सैलरी मंथली बेसिस पे तो मंथली बेसिस पे डिडक्ट किए जाएंगे, वीकली है तो वीकली किए जाएंगे, लेकिन सैलरी से ही वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिडक्ट होगा, आप उसको किसी और तरीके से रिकवर नहीं कर सकते हो। ये भी समझ में आ गया फ्रेंड्स? गुड। बस इस सेक्शन में यही सब सेक्शन में बताया गया था कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा डिडक्ट तो कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो कंडीशंस हमें बताई गई थी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 3 के बारे में। अच्छा मुझे बताओ, अभी हमने सबसेक्शन 2 में क्या समझा? यही समझा ना कि एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉय के क्या है सैलरी से उसके हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन का पैसा था वो डिडक्ट कर सकता है। अब सपोज करो मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने क्या करा, एम्प्लॉय के हिस्से का कंट्रीब्यूशन तो उसकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया। मान करके चल लो 100 रुपीज एम्प्लॉय का हिस्सा था और 400 रुपया मैंने ऐसा एम्प्लॉयर पे करना था, और मैंने क्या करा 100 रुपीज तो एम्प्लॉय की हिस्सा जो था उसकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ यार क्यों ना मैं अपना 400 रुपया जो मेरे पे करा है अपनी तरफ से वो भी मैं एम्प्लॉय की सैलरी से क्यों ना डिडक्ट कर लूं। मुझे यार आप लोग बताओ मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? और नहीं कर सकती ना। क्योंकि ये सबसेक्शन 3 हमें यही कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो खुद अपने हिस्से का जो कहते हैं कंट्रीब्यूशन का पैसा था ना वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो ये इलीगल एक्शन माना जाएगा। सबसेक्शन 3 भी क्लियर? गुड। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने 400 रुपीज पे करने थे, एम्प्लॉय ने 100 करने थे, टोटल कितना बना फ्रेंड्स? हाँ 500 बना। अच्छा मैं सोच रही हूँ यार क्यों ना उस 500 से कुछ अपने लिए शॉपिंग कर लूं, कर सकती हूँ क्या? अरे नहीं कर सकती। हाँ क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 4 ये कहता है कि वो जो कंट्रीब्यूशन का पैसा है ना वो कहते हैं आपको ESI कॉर्पोरेशन में ही जमा करवाना है, आप उसे खुद नहीं रख सकते। मतलब अब वो जो एम्प्लॉयर है ना उस पैसे को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास देगा, ना कि वो उसका यूज खुद कर पाएगा। क्योंकि अगर वो उस पैसे को कॉर्पोरेशन देने में मतलब देने के बजाय खुद यूज करता है तो वो भी एक इलीगल एक्शन माना जाएगा। बात करते हैं इसके सबसेक्शन 5 के बारे में। फ्रेंड्स सबसेक्शन 5 कहता है कि जब हम वो पैसा कंट्रीब्यूशन का दे रहे हैं तो ट्रांजैक्शन फीस या बैंक के कोई चार्जेस मतलब इस तरह के छोटे मोटे खर्चा होगा, है ना? हाँ, तो क्या मैं अब ऐसा करूं वो खर्चा जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन डाल दूं कि ये जो 50-100 रुपए का खर्चा हुआ है पैसे दो? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सबसेक्शन 5 ये कहता है कि एम्प्लॉयर सुन लो बात, तुम बिल्कुल भी ये जो कंट्रीब्यूशन का पैसा जमा करने में बीच में जो भी ये खर्चा आ रहा है, चाहे ट्रांजैक्शन फीस के रूप में या बैंक के चार्जेस के रूप में या जिस भी कॉस्ट के रूप में, तुम उस पैसे का बर्डन भी एम्प्लॉय के ऊपर नहीं डाल सकते। मतलब वो जो खर्चा हुआ है तुम एम्प्लॉय से उसका पैसा ना ही तुम मांग सकते हो ना ही उसकी सैलरी से डिडक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर कहते एम्प्लॉयर उस खर्चे को क्या है उसके एम्प्लॉय के ऊपर डालता है तो फिर ये भी इलीगल एक्शन माना जाएगा। सो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 40 भी अच्छे से क्लियर हो गया। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 41, दैट इज
रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर। फ्रेंड्स, इसका सबसेक्शन 1 पता क्या कहता है, इसको सीधा एग्जांपल से समझ लीजिए। ये कहते हैं, मान के चलिए ये जो पर्सन है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। एक्चुअली ना ये एक फैक्ट्री है, एबीसी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री को क्या है, वर्कर्स प्रोवाइड करता है। तो कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, इसे एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन रजिस्टर में होगा क्या, लिखा क्या जाएगा, तो जो भी वो एम्प्लॉयज, जो भी वो वर्कर्स है ना, उनका नेम, उनकी डिटेल्स, उनके ईएसआई कंट्रीब्यूशन का सारा रिकॉर्ड क्या है, ये मेंटेन करके उस रजिस्टर में रखेगा। अब हमें पता है कि इसने क्या है, इस फैक्ट्री को वर्कर्स प्रोवाइड करे हैं, तो यार ये अपनी सर्विसेज का पैसा तो लेगा ना। तो कहते हैं जब अब ये कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से अपनी सर्विसेज का पैसा लेना आएगा ना, उस दौरान क्या है, ये रजिस्टर इसे क्या है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। तो ये सिंपल था, ये सभी समझ गए, गुड। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। इसमें कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, अगर वो किसी वर्कर को हायर करता है तो उसके जो वर्कर के जो ईएसआई कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है, कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, उसके सैलरी से डिडक्ट कर सकता है। लेकिन शर्तें बिल्कुल वही है फ्रेंड्स जो हमने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दौरान पढ़ी थी। ठीक है, वही है सब, यही कि उसी महीने में ही जो जिस महीने उसकी कंट्रीब्यूशन ड्यू है, उसी महीने में ही बस सैलरी से ही डिडक्ट किया जाएगा। जैसे हमने अगस्त और सितंबर वाली एग्जांपल समझी थी। ठीक है, दूसरा वही कि ज्यादा अमाउंट नहीं कट कर सकते। वही वाली सारी शर्तें जो हमने तब पढ़ी थी, यही यहाँ पर भी लागू होती हैं। बस मेन बात यहाँ पे ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अगर किसी वर्कर को हायर करता है तो उसकी सैलरी में से ईएसआई अमाउंट को क्या है, डिडक्ट कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टर क्यों यार, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने भी डिडक्ट कर लिया अमाउंट, कॉन्ट्रैक्टर ने भी डिडक्ट कर लिया, ये तो वर्कर का नुकसान हो गया है ना। तो समझो इस बात को फ्रेंड्स। अगर सुनो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या है, मैंने क्या आपको पहले समझाया था कि वर्कर चाहे डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या फिर इनडायरेक्टली, वो क्या है, पहले पे कर देता है कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, बाद में उसके पास हक है कि वो उन एम्प्लॉयज की सैलरी से डिडक्ट कर सकता है। अब सिनेरियो समझना, एक पर्सन है जो ऑलरेडी उसके अंडर ही एम्प्लॉयड था डायरेक्टली, तो डायरेक्टली उसने उसकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया, वहां पे तो बात खत्म। दूसरा सिनेरियो था जो वर्कर था इनडायरेक्टली उसके अंडर एम्प्लॉयड, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ना, या तो वो जो इनडायरेक्टली वर्कर था उसके सैलरी से डिडक्ट कर लेगा अमाउंट, या फिर वो उसके सैलरी से डिडक्ट करने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर से भी क्या है, पैसा वसूल कर सकता है कि ये वर्कर तेरे अंडर, तेरे जरिए आया है, मतलब तूने ही हायर करा है, तो मैंने उसका पे तो कर दिया कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, लेकिन अब जो उसके हिस्से का अमाउंट था मुझे तू पे कर। तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ गया है ना, तो मुझे बताओ क्या फिर ऐसे सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्टर ने जो वर्कर हायर करा था वो आगे फर्दर उसके सैलरी से डिडक्ट कर सकता है अमाउंट? बिल्कुल कर सकता है ना। अब कोई डाउट तो नहीं। तो बस यहाँ पे यही बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्टर भी क्या, अगर वर्कर हायर करता है तो उसके हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था वो उसकी सैलरी से डिडक्ट कर सकता है। लेकिन कंडीशंस आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, तो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 41 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 42, दैट इज जनरल प्रोविजंस एज टू पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप अब तक हमने जितने सेक्शन समझ लिए आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए ना। लेकिन कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड जहाँ वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलो फिर समझते हैं सेक्शन नंबर 42 क्या कहता है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है, अगर कहते हैं फ्रेंड्स ये ना एक एम्प्लॉय है, इसकी जो एवरेज डेली वेज है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहते हैं जो फिक्स लिमिट जो प्रिस्क्राइब करी हुई है ना उससे कम है। ऐसे एग्जांपल सुनो, हाइपोथेटिकली सिचुएशन है ये भी। मान करके चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब करी हुई है ₹176, लेकिन ये जो एम्प्लॉय है उसकी एवरेज डेली वेज है ₹150। मुझे बताइए क्या यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है उसकी जो एवरेज डेली वेज है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब गई जो फिक्स लिमिट है उससे ज्यादा है या कम? मुझे बताइए। कम है ना? हाँ जी। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि ये जो एम्प्लॉय है उसे ईएसआई कंट्रीब्यूशन का जो पैसा होता है वो पे करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो समझो। हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने प्रिस्क्राइब लिमिट फ्रेंड्स कितनी रखी है, 176 रुपीज। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उसकी एवरेज डेली वेज है ₹200। मुझे बताइए क्या इसे ईएसआई का अमाउंट पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ, क्यों? क्योंकि वो फिक्स लिमिट से उसकी अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ पर ये सबसेक्शन बस यही कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की एवरेज डेली वेज जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी है लिमिट उससे कम है, तब उसे ईएसआई का पे का जो भी ये अमाउंट है वो पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ताकि जो लो इनकम वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। तो सभी को सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया फ्रेंड्स? गुड। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। यहाँ पे कहते हैं जो एम्प्लॉयर है ना उसको एक एम्प्लॉय के वेज पीरियड का मतलब चाहे वो मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कंट्रीब्यूशन क्या है उसको देना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को। फिर कहते इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, फिर कहते चाहे उस एम्प्लॉय ने उस वेज पीरियड में पूरा काम करा हो या आधा। कैसे? दो सिचुएशन सुनना। सबसे पहली सिचुएशन फ्रेंड्स, एक एम्प्लॉय है वो पूरा महीना काम करता है तो उसको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है। मंथली बेसिस पे मतलब क्या हुआ कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हर महीने दिया जाएगा, पूरा दिया जाएगा। ये तो सिंपल ही सिचुएशन है। एक एम्प्लॉय है उसने पूरे महीने काम करा, जितना उसका अमाउंट बनता था वो पे कर दिया गया, कंट्रीब्यूट कर दिया गया एम्प्लॉयर के द्वारा। दूसरी सिचुएशन सुनो, मान के चलो एक एम्प्लॉय क्या है उसका वेज पीरियड भी मंथली ही बनता है लेकिन वो पूरे महीने काम नहीं करता है, वो सिर्फ 10 दिन ही करता है। लेकिन उसने काम तो करा है ना, भले 10 दिन करा है ना। अब मुझे बताओ चाहे उसने 10 दिन ही काम करा तो 10 दिन के हिसाब से क्या उसको सैलरी मिली होगी, हाँ या ना? सैलरी तो मिली होगी। तो 10 दिन के हिसाब से जितनी सैलरी मिली है ना उस हिसाब से फिर उसका जो वो टाइम जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा कंट्रीब्यूशन का। लेकिन एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन तो पे करना ही पड़ेगा। पूरे मंथ कंट्रीब्यूशन करा है, फुल सैलरी मिली है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके कंट्रीब्यूशन पे कर दिया जाएगा। थोड़े दिन करा है तो जितने भी दिन करा है, 10 दिन 15 दिन जितना भी करा तो है ना, सैलरी तो उसको नो डाउट पे करे ही गई होगी उसके जितने भी दिन काम करा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके क्या है कंट्रीब्यूशन पे कर दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बस यही थी कि यहाँ पर इन प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है उसे कंट्रीब्यूशन तो पे करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 42 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 43, दैट इज मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले ये बात करी गई है कि ईएसआई का जो भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है ना, जब पैसा देना होता है, कहते हैं वो कब, कहाँ, कैसे, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, ये सब कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ईएसआई की जो कॉर्पोरेशन है ना वो इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। ये बात समझ गए? दूसरी बात, पहले क्या होता था, कहते सैलरी बुक्स या कार्ड्स पर स्पेशल क्या है स्टैम्प्स लगा करके ईएसआई कंट्रीब्यूशन किया जाता था, अब तो ऑनलाइन मोड चलता है। तीसरा, ये ना जो एम्प्लॉयर है वो जो कहते हैं ईएसआई कंट्रीब्यूशन जमा करता है ना, सबमिट करता है, उसको ना एक फिक्स टाइम के दौरान तक मतलब फिक्स डेट तक क्या है इस बात का प्रूफ देना होता है कि उसने कंट्रीब्यूशन जो है वो जमा कर दिया है, मतलब वो जो पैसा है वो जमा करवा चुका है। 3 बातें समझ गए? फोर्थ बात, चौथी बात ये है फ्रेंड्स, कहते हैं जो एम्प्लॉय है ना वो भी क्या एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा जिसमें वो ये लिखेगा, मतलब ये चीज रखेगा कि हाँ उसको कंट्रीब्यूशन मिल गया है एंड उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं, इसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड बना करके वो रखेगा। कौन? एम्प्लॉय। नेक्स्ट बात आ जाती है, अगर कहते हैं वो रिकॉर्ड बुक या वो कार्ड्स वगैरह अगर डैमेज हो जाते हैं या कहीं गुम जाते हैं तो उसे भी किस तरह से रिप्लेस किया जाएगा, ये सब के सब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये ईएसआई की कॉर्पोरेशन जो है वो बनाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे सेक्शंस जो हमने आज डिस्कस करे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।